हम अपनी कौम की बात करें तो जहां बहुत सी बातें हो रही हैं, कोई कह रहा है नेग्लिजेंस थी, कोई कह रहा है बस हादसा था, अब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए तो ही बाद में कुछ पता लग सकेगा कि क्या वजह बनी और क्या हुआ। लेकिन एक और मंजर जो हम सब ने कल देखा कि कल रोज़ा था, शदीद गर्मी थी, जैसे ही ये सानहा ये हादसा हुआ, कोरोना वायरस की वबा होने के बावजूद तमाम इलाका मकीन हों या फिर रजाकार हों या वो लोग जो जज्बा खिदमत से सरशार थे, फ़ौरन एट द स्पॉट अपनी जान को हथेली पर रख कर पहुँचे और उन्होंने इमदादी कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कोई ये नहीं सोच रहा था कि यहाँ पर साथ खड़े होने वाले शख्स से मुझे कोरोना वायरस तो नहीं लग जाएगा। कोई ये नहीं सोच रहा था कि इतनी गर्मी में मैं रोज़े में अगर बेहोश हो गया तो क्या होगा। वहाँ पर सिर्फ इंसानी खिदमत का जज्बा नज़र आ रहा था और ये जज्बा आपको सिर्फ इसी कौम में नजर आता है। कोई सानेहा हो, कुदरती आफत हो, कोई भी मुश्किल आए, हमने हमेशा एक कौम होने का सबूत दिया है। जीते रहो पाकिस्तानियों। हमारे मुल्क की तारीख कठिन मरहलों, सानेहात और मुश्किलों से भरी पड़ी है। दहशतगर्दी हो, जलजला हो या सैलाब, हमने बहैसियत कौम हर आजमाइश को मुत्तहिद होकर शिकस्त दी है। गुज़श्ता रोज भी कराची में तैयारा गिरते ही लोग बड़ी तादाद में इमदादी कार्रवाइयों के लिए जमा हुए। अहले इलाका ने जान खतरे में डालकर 2 अफराद को जिंदा बचाया, जो एक मिसाल है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ रजाकार तंजीमों ने भी बर वक्त इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। ईदी फाउंडेशन के हाल ही में कोरोना से सेहतयाब होने वाले सरबराह फैसल ईदी भी जाए हादसा पर मौजूद थे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने भी मुतासरा मकाम का दौरा किया। मिलने आया तो उनकी हिम्मत बढ़ाने आया था, लेकिन अल्फाज नहीं है मेरे पास, तो अल्फाज बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम नसीब करे। और देखने आया था कि फाउंडेशन में क्या काम कर सकते हैं यहाँ के लोगों के लिए, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। पहले ये सारा जो रेस्क्यू चल रहा है ये क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। ये फाउंडेशन इन्हीं लोगों की है और इन्हीं लोगों के लिए ही है। हाँ, ये डिज़ास्टर सेल जाफरिया डिज़ास्टर सेल के जफ़र अब्बास और शीफा के रजाकारों समेत बड़ी तादाद में इमदादी कारकुनों ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रखा। और हम एक मरतबा फिर से तहे दिल से ताज़ियत करेंगे उन तमाम लोगों के साथ जिनके प्यारे, जिनके अहले खाना इस दुनिया से चले गए हैं। बास तो ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियाँ हम तक मौसूल हो रही हैं कि पूरे पूरे ख़ानदान मिट गए हैं, इस हादसे का शिकार हो गए हैं। इसी बारे में इमदादी कार्रवाइयों की अभी क्या सूरत हाल है, फैसल ईदी फाउंडेशन के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। हमने कल देखा आपको कि किस तरह आप बेलौस होकर, जिस तरह आपके वालिद हमें नजर आया करते थे, कल बड़ी वाज़ेह झलक आपकी उनकी आप में नजर आई। इस तरह के हादसात में हम देखते हैं कि मकामी लोग, तंजीमें अपनी जान की परवाह किए बगैर रेस्क्यू का काम करती हैं। बड़ा मुस्बत रुख है हमारे माशरे का, ये क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इंसानी जो जज्बात होते हैं ये पूरी दुनिया में एक जैसे ही होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ है। और इसी के जो है वो जज्बे के तहत लोग दूसरों की मदद करते हैं। और अल्लाह का एहसान है कि पाकिस्तान में जो है वो इस तरह की तंजीमें मौजूद हैं जो लोगों की मदद करती हैं, हुकूमत के साथ मिलके काम करते हैं ताकि लोगों को की फलाह की जा सके, उनकी बर वक्त मदद की जा सके। फैसल साहब, इस तरह का हादसा हो तो ऐसी जगहों पर जहां मशीनों की रसाई मुश्किल है, बहुत लोग दरकार होते हैं, ज़ाहिर है मैनुअली सारा काम करना होता है। ईदी को इस सिलसिले में कोई मसला पेश तो नहीं आया? अभी क्या सूरत हाल है, उससे भी अगर आप हमें बता सकें, अपडेट कर सकें। बिल्कुल परेशानी हुई थी क्योंकि बहुत सारे जख्मी छतों पे थे, उनको शिफ्ट करने के लिए बहुत मुश्किलात आ रही थी। नीचे गली में आग लगी हुई थी और मलबा इतना पड़ा हुआ था कि उनके ऊपर से जाना ले आना लोगों को बहुत मुश्किल था उठा के। तो जो है वो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। इसमें मकामी जो लोग हैं उन्होंने भी बहुत हमारा साथ दिया, फोर्सेस के लोगों ने भी हमारा साथ दिया। और जो है वो एक छत से दूसरी छत, दूसरी छत से तीसरी छत, खासकर वो लोग जो स्ट्रेचर पे हों उनको बहुत मुश्किल होता है निकालना इन हालात में। और रास्ते जो है वो महदूद हों तो इस वजह से काफ़ी डिले हुई थी और जख्मियों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था। और ताकि जो है एक्सेस के लिए और बहरहाल जो है वो लोगों ने काफ़ी मदद की जिसकी वजह से शिफ्टिंग हो सकी।
बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब, आपने जो मंजर बताया है वो तसव्वुर करके ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ज़ाहिर है नीचे गली में आग लगी हुई है, तैयारे का मलबा है और वो फ्यूल आप अंदाज़ा लगाइए कितना ज़्यादा होगा। और जो लोग घरों में ज़ख्मी हुए हैं, अपनी छतों पे ज़ख्मी हुए हैं, अपनी घर की ऊपरी मंजिलों पे ज़ख्मी हुए हैं, उनको निकालने के लिए उनको मुख्तलिफ छतों पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उसके बाद किसी और छत से नीचे लाकर उन्हें पिछले रास्ते से निकाला जा रहा है। इमेजिन द काइंड ऑफ वर्क दैट दीज पीपल हैव डन। JDC से ज़फ़र अब्बास साहब बहुत पेश होते हैं और लाखों टन राशन तकसीम करने में भी पेश हैं कोरोना वायरस की वबा के दौरान। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। ज़फ़र साहब, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, लेकिन मकामी लोगों और तंजीमों ने जिस तरह इमदादी काम किए हैं, इससे बड़ा हौसला मिलता है कि चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ मदद की बात आती है वहाँ पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं होता। तो ये जज्बा कहाँ से आता है, आप ज़रा बता सकते हैं हमें? देखें, जब ईद का मौका हो या कोई भी खुशी का त्यौहार हो, लोग अपने प्यारों के पास आ रहे हो, पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि हमारे अपने पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे भाई हैं, वो अपने अपने घरों की जानिब आ रहे हैं और किसी मुसीबत में, चाहे कोई भी हादसा हो, जहाज का हो, ट्रेन का हो, तो लाजिम बात है इंसान का दिल तड़प उठता है। और इसी जज्बे को लेकर सारी फलाई तंजीमें वहाँ काम कर रही थी, चाहे वो कोई भी इदारा हो, चाहे वो पाक अफवाज हो, चाहे रेंजर्स हो, चाहे ईदी फाउंडेशन हो, JDC हो, जितने भी इदारे वहाँ काम कर रहे थे। और इसके अलावा और क्या जज्बा होगा कि किसी तरीके से भी ये खबर मिल जाए कि एक आदमी बच गया, 2 आदमी बच गए, 4 आदमी को बचा लिया जाए इस मुसीबत से। बस यही जज्बा होता है। साहब, इस रेस्क्यू के काम में क्या मुश्किलात पेश आई? अभी हम फैसल ईदी साहब से भी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि ज़ख्मियों को शिफ्ट करना एक टास्क था और मुस्तकबिल में इन्हें जो मुश्किलात हैं हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। हम हमेशा सिस्टम्स की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, लेकिन आप कुछ सजेशंस दे दें तो शायद कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी हो सके। देखिए, जो इन वाक़यात इंसानियात में मशीनों की ज़रूरत होती है, या वो मशीनें जैसे जैक्स होते हैं, उसके अलावा हाइड्रोलिक जैक होते हैं, इसके अलावा गैस कटर होते हैं, वो भी हमारे जैसे फलाई इदारों को के पास अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, चाहे वो बैरून ममालिक से इम्पोर्ट करने पड़े। पाक आर्मी के पास तो तमाम चीज़ें हैं, तो हमने तो फौरी तौर पर फैसला किया है, जैसे ईद के बाद ये सब मार्केट वगैरह खुलती हैं तो हम फौरी तौर पे ये तमाम इंतहाई लेटेस्ट चीज़ें भी परचेज करेंगे, क्योंकि एक एक बॉडी निकालने में बहुत टाइम लग रहा था। कि मतलब अगर कोई पर के नीचे बॉडी दबी हुई है तो वो 5 घंटे 7 घंटे तक हमारे सामने है। और फिर जब चूंकि उसके अंदर आग इतनी ज्यादा थी, गर्मी इतनी ज्यादा थी कि जितना पानी गिर रहा था उतना पाँव रखना मुश्किल हो रहा था, तो उसके लिए मजीद इक्विपमेंट्स अपने रजाकारों को भी सेव करने के लिए लॉन्ग शूज ये वो बहुत बड़ी तादाद में चाहिए होंगे, क्योंकि अभी जो लास्ट वाकया गुलबहार में हुआ था बिल्डिंगें गिरने वाला, उसमें भी यही सब चीजें देखने में आई थी। अब इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें जो है अमल में लाएंगे आगे। कल भी मेरी भी बात हुई है, फैसल ईदी साहब से भी तफसीली बात हुई है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह न करे आगे अगर कोई इस किस्म का वाकया होता है तो जितना जल्दी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए। कि कुछ नहीं पता होता कि कौन इसमें, क्योंकि जिस वक्त जहाज गिरा है उस वक्त अहले मोहल्ला के मुताबिक कि वहाँ बेतहाशा लोग जहाज के अंदर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आवाजें आ रही थी। तो बस इन तमाम चीजों को आम पब्लिक को अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि रेस्क्यू वर्क क्या होता है, BLS क्या होता है, CPR क्या होता है, किसी भी हंगामी सूरत हाल में आप कैसे जान बचा सकते हैं किसी की। तो इन तमाम चीजों से लोगों को अवेयर करना है अब इंशाल्लाह आगे। अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र अब्बास साहब। यकीनन ये जो मनाज़र अहले मोहल्ला भी बता रहे हैं, तसव्वुर करके खौफ भी तारी होता है और दिल और ज़्यादा दुखता है। और इसमें बहुत से लोगों के प्यारे उनसे जुदा हो गए। तैयारा हादसे में किसी का भी बच जाना मोजज़े से कम नहीं है। और जब लोग कहते हैं ना कि किसी का वक्त ना हो तो उसे कोई इस दुनिया से नहीं ले जा सकता, ये वो मिसाल है जिससे हमें देख के सबक सीख लेना चाहिए। मोहम्मद ज़ुबैर और ज़फ़र मसूद इसकी नाकाबिल यकीन मिसाल बन गए हैं। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में गिरने वाले तैयारे के मलबे से 97 लाशें निकाली जा चुकी हैं। बदकिस्मत तैयारा रिहायशी मकानों के दरमियान गिरा, ये भी एक मौजज़ा ही है कि इन मकानों के चंद मकीन ही ज़ख्मी हुए हैं और उनकी जानें महफूज रही हैं। क्योंकि जो तबाही थी, समझें कि आप घर पर बैठे हों और अपने आप को महफूज समझ रहे हैं और ऊपर से एक जहाज़ आके खुदा न खास्ता आपके घर पर गिर जाए और इसमें कोई जिंदा बच जाए तो वो भी मौजज़े से कम नहीं होता। और हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के बच जाने वाले मुसाफिर बैंक ऑफ पंजाब के सरबराह ज़फ़र मसूद की हड्डी टूटी है, जिस्म पर जलने का कोई जख्म तक नहीं आए, सिर्फ खराशें आई हैं। आप देखिए। और एक और मुसाफिर मोहम्मद ज़ुबैर मौज़ाना तौर पर इसमें महफूज रहे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। सबसे पहले तो बताइए आपकी तबीयत, आपकी सेहत कैसी है? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है, लेकिन जो बर्न हुआ है हाथों पे पाँव पे उसकी तकलीफ है, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है।
ये तो जिस्मानी तकलीफ़ें हैं। ज़ुबैर साहब, कुछ ज़हनी ट्रॉमा के बारे में बताएंगे? बिकॉज़ हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप जब अब गुज़श्ता 24 घंटों को अपने जहन में रिवाइंड करते हैं या देखते हैं तो क्या सोच रहे हैं? बस सर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और देखने सुनने वालों के लिए यकीनन ज़ुबैर साहब एक नाकाबिल यकीन वाक़या है। अब कुछ कहेंगे कि और ज़्यादा इंसान का अल्लाह पे यकीन मजबूत हो जाता है ना, कि जिसका वक्त ना हो उसे कोई दुनिया से नहीं लेकर जा सकता। बिल्कुल सर, मौत को काफ़ी नज़दीक से देखा है। उसके बाद अभी यही है कि बस नमाजें पढ़ें, अल्लाह का नाम लें इस बाबरकत महीने में, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, बड़ों की इज़्ज़त करें। बस यही पैगाम देना चाहूँगा सबको। अच्छा ज़ुबैर साहब, सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि हम आपको थोड़ा सा चाहेंगे कि आप हमसे तफसील बयान करें। जिस वक्त ये हादसा हुआ, आपका मैंने एक और इंटरव्यू देखा था, आपने कहा था आपको कुछ रोशनी नज़र आई, आप उससे निकलने में कामयाब हुए। तो वो टुकड़ा था जहाज़ का जो बीच में से टूट के खुल गया था तो आप बाहर आ सके, और बाकी जहाज़ पूरा इंटैक्ट था? क्योंकि जब लोग गिरे हैं उस जहाज़ में, अहले महल्ला कहते हैं, तो लोग जिंदा थे और चीखो पुकार थी। तो लेकिन अब जाहिर है कि 2 के अलावा कोई सर्वाइव नहीं कर सका। तो किसी और का कोई चांस था बचने का, अगर हम जहाज काट के बर वक्त कार्रवाई करते या आग ना लगती? कुछ बताएंगे? सर टाइम बहुत शॉर्ट था। मैं जो निकला हूँ 15 से 20 सेकंड का मेरे पास टाइम था जिसमें मैं बाहर निकला हूँ। तो उस टाइम तक मुझे कोई बंदा नहीं नजर आया अंदर, सिर्फ चीखो पुकार की आवाजें आ रही थी, स्मोक था, आग थी और आवाजें सिर्फ चीखने की आ रही थी बस। 15 से 20 सेकंड में आपने ये मुझे बताएंगे वो जहनी कैफियत क्या थी, और वो क्या रास्ता आपको नजर आया जिसमें आपने फैसला किया कि अब मुझे यहाँ से निकलना है या भागना है? सर रास्ता ये था, जब मैंने अपना आंखें खोली हैं तो मुझे हर तरफ स्मोक नजर आया है, आग नजर आई है। मुझे उस तरफ जाने का हुआ ही नहीं कि मैं उस तरफ जाऊं, क्योंकि मैंने इधर उधर देखा है तो मुझे एक रोशनी नजर आई है। सीट बेल्ट खोल के मैं रोशनी की तरफ भागा हूँ। वो मेरे से 1-2 सीट पीछे थी, तो वहाँ की तरफ भाग के मैं विंग पे चढ़ा हूँ। विंग पे चढ़ के मैं थोड़ा सा आगे रन किया। मैंने रन करके मैंने एक हाइट पे जंप कर दिया और जंप करके मैं बाहर की तरफ चला गया हूँ। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बात दुरुस्त है कि पहली दफ़ा लैंडिंग की कोशिश की गई और पहिए नहीं खुले हुए थे और चिंगारियां निकली और दोबारा फिर जहाज टेक ऑफ कर गया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। जब पहली दफा लैंडिंग की है तो 2 दफा जहाज हिट किया है, 3 दफा। हाँ। और करने के बाद दोबारा रनवे पे आया है लैंडिंग के लिए। लैंडिंग की कोशिश की है पूरी अपना इन्होंने पायलट साहब ने। उसके बाद दोबारा वो उनसे किसी वजह से नहीं हुआ या क्या हुआ है, उन्होंने दोबारा जो है जहाज को उड़ान पे ले गए। अच्छा, उस वक्त इन्होंने बताया था, क्योंकि जहाज के अगर पहिए नहीं खुले तो आई एम श्योर पायलट मस्ट हैव नोन के पहिए नहीं खुले हैं, उस वक्त इन्होंने अनाउंसमेंट की थी जहाज को जब पहली दफा लैंड करने लगे थे, और जब दोबारा उड़ाया तो क्या अनाउंसमेंट की कि हाँ तकनीकी खराबी है, आप जरा होशियार रहें, जरा बैठे रहें? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। हुआ ये है कि अगर तो पहिए खुलते ही ना तो रनवे पे चलता कैसे वो जहाज। वो रनवे पे मूव किया है, सही। रनवे मूव करने के बाद उसने दोबारा उठाया है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन पहियों का मुझे नहीं लगता कि मसला था। बाकी अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, वैसे अनाउंसमेंट आपको कोई नहीं की जा रही थी जब आप दोबारा टेक ऑफ किए कि हाँ जी हम किसी वजह से या तकनीकी खराबी की वजह से लैंड नहीं कर सके, हम दोबारा आते हैं? कोई अनाउंसमेंट की थी इस सिलसिले में? उस वक्त तक कुछ था ही नहीं, सारी चीजें स्मूथली चल रही थी। पायलट ने काफी कोशिश की कि भाई मैं कहीं वीराने जगह में इसको लैंड करवाऊं। तो उन्होंने, जब हमने देखा खिड़की में, तो वो मलीर कैंट का एरिया हमें लग रहा था, तो वहाँ उन्होंने लैंड करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन सडनली जो है वो उससे पहले जो क्रैश कर गया। अच्छा, ये क्रैश कर गया तो ये जहाज ग्लाइड करने की जहाज में सलाहियत होती है, जहाज ग्लाइड कर रहा था या अचानक से बस नोज डाइव नीचे आ गिरा? नहीं, अचानक से नीचे आया, लैंडिंग के लिए आ रहा था वो जहाज, लैंडिंग के लिए आ रहा था, उसके बाद हिट किया है वो और नीचे हिट कर गया। चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपको इस जहनी ट्रॉमा से निकलने की भी अल्लाह ताला क़ुव्वत दे, और इंशाअल्लाह होपफुली आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। यकीनन ये मौज़ा है आपका बच जाना, और एक और साहब जो बचे बैंक ऑफ पंजाब के सरबरा वो भी, और चंद सेकंड का वक्त था, उन्होंने कहा कि मुझे बस कुछ मौका मिला और उसके बाद मैं बाहर निकल गया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हासिल होंगे। आप देख रहे हैं एचपीएल प्रेजेंट्स, जीते रहो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं एचपीएल प्रेजेंट्स, जीते रहो। और अल्लाह ताला जब आपको इज़्ज़त देता है, शोहरत देता है, तो फिर आपका भी फ़र्ज़ है कि आप लोगों तक कुछ वापस लौटाने की कोशिश करें। मिसबाह-उल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक ऐसा नाम है जो अपनी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से बहुत जाने जाते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बने और तनकीद की परवाह किए बगैर ही हर तरह के चैलेंज का सामना किया। अब टीम के हेड कोच, चीफ सेलेक्टर भी हैं, खामोशी के साथ अपना काम जारी रखे हुए हैं, लेकिन इससे कहीं बढ़कर वो एक ऐसा काम कर रहे हैं
जो सिर्फ मिसबा जैसा मुस्तकिल मिजाज शख्स ही कर सकता है, और वो काम है दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों के लिए एक मयारी अस्पताल बनाना। सितंबर 2018 में इस कार्य खैर का आगाज़ करते हुए मिसबाह उल हक का कहना था कि पाकिस्तान में हर साल 50,000 बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। बहुत सौ के दिल में सुराख होता है। ये बहुत महंगा इलाज है और ख़ास तौर पर गरीब तबके की सकत से बिल्कुल बाहर है, और उनकी ख्वाहिश है कि इन बच्चों के लिए एक ऐसा अस्पताल बनाया जाए जहाँ वो मुफ्त बेहतरीन तबी सहूलतें फराहम कर सकें। कौमी क्रिकेट टीम के कई नामवर खिलाड़ी इस नेक मकसद में साबिक कप्तान का भरपूर साथ दे रहे हैं। अगर कौम भी इमदाद के रिवायती जज्बे के साथ मिसबाह का साथ दे तो यकीनन बहुत जल्द वो इस मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ एन एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट। और इसी पे हम बात करेंगे। साबिक कप्तान मौजूदा हेड कोच चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिसबाह, आपने वक्त दिया। मिसबाह साहब, हमारे स्टार्स जब खुद फलाही कामों की तरफ आते हैं तो ये दूसरों के लिए एक बड़ी मिसाल भी होती है, लोग इससे इंस्पायर भी होते हैं। आपको अस्पताल बनाने का ख्याल कैसे आया? जी, जब मेरे ख्याल में मैं आखिरी 1 से 2 साल क्रिकेट खेल रहा था तो उस वक्त मेरी फैमिली की तरफ से और दोस्तों की तरफ से काफ़ी, और मुझे खुद भी था कि मैंने कुछ ना कुछ आगे चल के इस हवाले से करना, स्पेशली मियाँ वाली से, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे भी हालात ऐसे हैं कि हेल्थ केयर में काफ़ी वहाँ पे तवज्जो की ज़रूरत है। एजुकेशन में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो वहाँ पे काम होना चाहिए। मैं सोचता था कि इंशाल्लाह यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ करना है। तो उसी टाइम पे मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी को हार्ट का इशू हुआ, और जो वो पूरी स्ट्रगल थी उनकी, जिस तरीके से वो मारे फिरे और उनको बड़ा मुश्किल था, डॉक्टर कहाँ से किधर लेके जाना है, कहाँ से चेक करना है, कैसे ऑपरेट होना है, वो मैंने उनको देखा कि वो जिस तकलीफ़ से गुज़रे, तो उनकी हेल्प की। फिर उनकी मुलाकात हुई फरहान भाई से, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन से, उन्होंने उनकी हेल्प की और उनकी बेटी का फिर ऑपरेशन हुआ और ठीक हुई। और फिर मुझे सारी अवेयरनेस हुई कि ये एक ऐसा मसला है पाकिस्तान में कि जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की ज़रूरत है और यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि ये ऐसा काम है और बच्चों का मामला है, तो ये काम ऐसा है, पूरे पाकिस्तान का मसला, किसी एक शहर का मसला, इस पे काम ज़्यादा ज़रूरी है जल्दी। मिसबाह, इस अस्पताल के लिए तो ज़ाहिर है यकीनन बहुत सारा सरमाना चाहिए। एक छोटा सा कमरा एक बनाने लग जाते हैं तो उसमें इतने पैसे लग जाते हैं, तो इतना बड़ा अस्पताल है जिसमें बहुत इक्विपमेंट, बहुत मशीनरी, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कैसे जमा किया और मज़ीद कितने फ़ंड्स आपको दरकार हैं ताकि हम लोगों से यहाँ अपील कर सकें कि आपके इस कार्य खैर में आपका साथ दें? 3.5 अरब इसकी टोटल कॉस्ट है। 150 बेड का हॉस्पिटल है और इसको भी हमने फेजेस में किया है। इनिशियली हम 75 बेड जो है वो अलग से करेंगे फर्स्ट फेज़ में, तो उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो तकरीबन 1 अरब को 25 करोड़ है, और उसको भी फर्दर फेजेस में किया है। और वो ऐसे है कि ग्रे स्ट्रक्चर जो है इनिशियल स्टेज का वो तकरीबन को 25 करोड़ उसके एरिया में चाहिए, और हमारे पास जो इस टाइम अवेलेबल हैं वो 7 करोड़ इकट्ठे हुए हैं। एक चीज़ और यहाँ पे ज़रूर मैं बताऊँगा कि क्योंकि पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन 7 बच्चों के ऑपरेशंस भी कराता है, और मोस्टली जो ज़कात आती है और जो पैसे आते हैं ज़कात के थ्रू, उसमें बच्चों के ऑपरेशन होते रहते हैं और उधर पैसे मुस्तकिल तौर पे लगते रहते हैं। जैसे पिछले साल भी 350 से ज़्यादा बच्चों के ऑपरेशन हुए और एक बच्चे पे 4 से 4.5 से 5 लाख तक का ख़र्चा होता है, और बाकी जो पैसे हॉस्पिटल के वो अलग से जाते हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि बाकी इनिशियल फेज़ के एटलीस्ट जो पैसे हैं वो हमारे पास 25 करोड़ अगर पूरे हो जाते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट दे के कम से कम ये काम शुरू करें। इस कार्य खैर में हमारा साथ दें, और मेरे ख्याल में 1000 महीने का बहुत सारे 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जो कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हिस्सा बने, मेरे साथ आएँ, और इन बच्चों के लिए मेरे ख्याल में जितनी जल्दी हम इनका फ्यूचर सिक्योर कर सके हम कर सकते हैं। I'm sure अगर हर महीने भी 1-1 हज़ार रुपये एक ख़ानदान निकालें तो यकीनन बहुत बड़ी मदद हो सकती है मिसबाह आपकी, और आपका ये जो अस्पताल है ये किसी एक वर्किंग स्टेज तक पहुंच सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और हमारे तवस्सुत से हम यहाँ एक मरतबा फिर आपसे अपील करेंगे कि मिसबाह का इस काम में आप साथ दें। एक और प्लेटफॉर्म जिसके बारे में हमने आपको कल भी बताना चाहा, कोरोना मरीज़ों के इलाज और मदद और तशख़ीस के लिए भी निजी फलाही तंजीमें मैदान में हैं। हाशमानी वेलफेयर फाउंडेशन भी मुफ्त टेस्ट कर रही है, और ये इदारा
कोरोना का न सिर्फ मुफ्त टेस्ट कर रहा है बल्कि कराची में 2 जगह मुफ्त टेस्ट के साथ साथ एक ड्राइव थ्रू टेस्टिंग और घर या दफ्तर में टेस्ट करवाने की सहूलत भी फराहम कर रहा है। इसके अलावा 30 साल से सरगर्म ये इदारा अब तक 1000 से ज़ायद फ्री आई कैंप्स लगा चुका है। 10 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज के अलावा 2 लाख मरीजों की मुफ्त सर्जरीज भी करवाई जा चुकी हैं। चेयरमैन हाशमानीज़ मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन डॉक्टर शरीफ हाशमानी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, अब तक आप लोग कोरोना के खिलाफ जंग में भी ज़ाहिर है बहुत पेश हैं, मुफ्त टेस्टिंग की सहूलत देने का ख्याल आया कैसे, और ये जो ड्राइव थ्रू टेस्टिंग वाला सिलसिला है ये कैसा जा रहा है? हम ये अभी इस वक्त क्योंकि कोरोना का मर्ज पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है तो हमने अपनी डायरेक्शन अब इस तरफ कर दी है और टेस्टिंग हमने शुरू की है और इसके लिए हमने मुख्तलिफ जगहों पर पिकअप पॉइंट्स बना रहे हैं। सबसे पहला हमने ड्राइव थ्रू पॉइंट तारिक रोड पर बनाया है और वहाँ पर ये है कि ये डेडिकेटेड फैसिलिटी है सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स की कि मरीज आएँ कार में और अपना टेस्ट कराएं और वापस चले जाएँ। हम जो देख रहे हैं, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे और बच्चियाँ जो कि इस वॉर में सबसे आगे चढ़कर काम कर रहे हैं, यानी यंग डॉक्टर्स और ये पैरामेडिकल स्टाफ जो ये काम कर रहा है और जिनको पीपीई भी मैसर नहीं है, ये इनको खतरा होता है कि ये बीमारी ज़्यादा लगे। और आपने देखा है कि पिछले ये जब से बीमारी फैली है तकरीबन 1000 मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इनको फ्री टेस्टिंग की जाए। तो ये ऑफर हमने यंग पैरामेडिक्स एंड डॉक्टर्स को ऑफर की है कि वो अपना टेस्ट फ्री करवा लें ताकि अगर उनको ये बीमारी है तो फिर इनका और इलाज किया जा सके। डॉक्टर साहब, ये फरमाएगा कि अक्सर एतराज़ात सुनने में आते हैं कि नाकिस किट्स या तरबियत याफ्ता अमला ना होने की वजह से कोरोना की टेस्टिंग का मयार अच्छा नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। आप इन टेस्टों को आलमी मयार के मुताबिक रखने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, ये सवाल बड़ा आपका अच्छा है। ये सवाल पैदा इसलिए हुआ है कि आप जो टेस्ट जो रिपोर्ट्स आते हैं वो कभी एक लैब आपकी पॉजिटिव देती है, एक लैब नेगेटिव देती है, तो इसकी वजह से ये डिस्क्रिपेंसी पैदा होती है। जहाँ तक स्टाफ का ताल्लुक है, स्टाफ फुल्ली ट्रेंड है अप टू द प्रोटोकॉल्स जो कि दुनिया में अपनाए जा रहे हैं, उस हिसाब से हम इनको ट्रेनिंग देते हैं और फिर वो टेस्ट करते हैं। न सिर्फ ये कि वो सैंपल लेते हैं बल्कि टेस्ट भी वही अमला जो कि हाईली तरबियत याफ्ता है वो अमला करता है। मसला ये है कि पहले ये लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव हैं, बीमारी आपको है और आपका टेस्ट पॉजिटिव ही आए। इसलिए कि ये डिपेंड करता है कि जिस वक्त आपका टेस्ट लिया जा रहा है, जिस वक्त आपका स्वैब लिया जा रहा है गले से या नाक के जरिए, उस वक्त आपके गले में या नाक में वो वायरस मौजूद है। अगर क्योंकि ये वायरस जो है ये अजीब तरह से शो करता है, ये इंटरमिटेंटली शेड होता है, मतलब ये हर वक्त नहीं मौजूद होता। तो अगर उस वक्त मौजूद है तो वो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि इसको बीमारी है, लेकिन नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बीमारी नहीं है। हमें मतलब और चीज़ें देखनी है कि आया उसको सिम्टम्स हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और खांसी और बुखार और जो सूंघने की सलाहियत से महरूम हो जाना, ये सब चीज़ें हैं और टेस्ट नेगेटिव है फिर भी वो पेशेंट जो है पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव ही लेना है। असल मसला यहाँ पैदा होता है कि मरीज जो है ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उनको ये बीमारी है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हाशमानी हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं एचपीएल प्रेजेंट्स, जीते रहो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान स्पेशल एडिशन एचपीएल प्रेजेंट्स, जीते रहो। और ज़ाहिर माहौल कुछ ऐसा है कि मैं आपको बताना भूल गया कि हुमा आज मेरे साथ नहीं है। आपने तो आई एम श्योर ऑब्जर्व कर लिया होगा, हुमा कुछ निजी मसरूफियात के बायस ट्रैवल कर रही हैं और बाय रोड ट्रैवल कर रही हैं। होपफुली शी रीचेस देयर सेफली। अभी हम आगे बढ़ेंगे और गुजरावाला ज़रा आपको लिए चलेंगे। हम तो ईद रमज़ान में अपने दस्तखानों पर बहुत एहतमाम करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं और पर्टिकुलरली कोरोना के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास थे, वो भी गुर्बत की सतह से नीचे चले गए हैं क्योंकि इतने महीनों लोगों का कारोबार, लोगों के रोज़गार बंद रहे हैं। चिकन टिक्का, मटन कबाब, विंग्स, ग्रिल फिश वगैरह ये वो खाने हैं जो सफ़ेद पोश तबके की पहुंच से भी बाहर हैं। मगर गुजरावाला में एक फलाही तंजीम की एक कोशिश है, क्योंकि गुजरावाला में माशाल्लाह आपको पता है ना, सभी खाने के शौकीन होते हैं, कि वो सफ़ेद पोश तबके को भी ऐसे खाने नसीब करे। और फलाही तंजीम ने इफ्तार डिनर पार्सल्स शुरू कर रखे हैं जो सफ़ेद पोश लोगों को घरों तक ये खाना पहुँचाते हैं। उस्मान खलील रिपोर्ट कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि क्या मेन्यू है।
चिकन टिक्का, मटन कबाब, विंग्स और ग्रिल फिश, ये किसी होटल का मेन्यू नहीं बल्कि ये बारबेक्यू का सामान तैयार किया जा रहा है उन गरीब और मुस्तहिक अफराद के इफ्तार डिनर के लिए जो लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए। फलाही तंजीम की जानब से ये खाना रोजाना पार्सल की सूरत में इन अफराद के घरों की दहलीज तक पहुँचाया जाता है। हमने ये प्रोग्राम बनाया कि जो हमें खाने को दिल करता है, टिक्के कबाब गुजरावाला के आपको पता है मशहूर है, तो यही क्यों ना उन सफेद पोश घरों में को पहुंचाए जाए इफ्तारी के लिए। तंजीम के रजाकार खाने को अच्छे तरीके से पैक करके वैन के जरिए गरीब बस्तियों के मकीनों तक पहुंचाते हैं और खुद घर जा जाकर इनको पार्सल देते हैं। इंतजामिया का कहना है कि खाने की तैयारी में फिजाने सेहत और डिलीवरी में सोशल डिस्टेंस के असूलों का खास ख्याल रखा जा रहा है। हमारे कुछ जो इलाके जो जरा लो प्रोफाइल है वहाँ पे भी रेफरेंस के जरिए मुस्तरद रेफरेंस मौजूद हैं, उनके जरिए आगे से हम उनको 50-50, 100-100 पैक्स देंगे, उन्होंने आगे से वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं क्योंकि आपको पता है ये लॉकडाउन और कोरोना सोशल डिस्टेंस का दौर है, तो इसमें हम सबको इकट्ठे नहीं कर सकते। मुश्किल की इस घड़ी में रोजाना 500 से 600 अफराद को बेहतरीन खाना घरों में फराहम करना माह रमजान में नेकी का बड़ा अमल है। कैमरामैन सजाद अली के साथ उस्मान खलील, जियो न्यूज, गुजरांवाला। तो उन तमाम लोगों से जिनको ज़रा रोज़ा लग रहा है माजरत, क्योंकि इस टाइम हमने आपको बिल्कुल ऐन इफ्तारी से पहले धुआं उठती हुई भट्टियाँ और टिक्के कबाब और पता नहीं क्या क्या दिखा दिया। लेकिन एट द सेम टाइम हम एक और इनिशिएटिव आपको बताना चाहेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में यूएई में लॉकडाउन से मुतासरा ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए 10 मिलियन मील्स कैंपेन कामयाबी से चल रही है। इसका याद है हमने आपको जिक्र किया था। इस कैंपेन में हिस्सा लेने वाले एक किचन में आपको लिए चलेंगे और इस किचन में रोज़ाना 14,000 अफराद का खाना तैयार किया जाता है, जिसे 5 मुख्तलिफ मकामात पर ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जाता है। सो यस, और अच्छी बात यह है कि जो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूल हैं उनका बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ भी बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं, सैलानी वेलफेयर है और दीगर इदारे हैं, बहरिया दस्तरखान हैं, जो कि इस तरह लोगों को मुस्तहिकीन को खाना खिलाते हैं। और ये यूएई से मनाजिर हैं। थोड़ा सा वहाँ पे आप सफाई का स्टैंडर्ड देख लीजिए कि हर शख्स ने ग्लव्स पहने हैं, एवरीबडी इज़ वेयरिंग हेयर नेट, एवरीबडी इज़ वेयरिंग मास्क, और गत्ते के डब्बों में, क्योंकि प्लास्टिक पे कोरोना वायरस ज़रा ज़्यादा देर तक स्टे करता है, उस तरह से बड़े एहतियात के साथ लोगों तक ये खाना पहुँचाया जा रहा है। सो दिस इज़ अगेन समथिंग that we can follow and something that we can look up to. अच्छा, अभी हम एक फुटेज देख रहे हैं जिसमें एक बहुत ही बड़ी जो ब्रेड जो है ना वो बेक कर रही थी एक खातून, और फिर मुझे लगा कि वो जो हमारा अफगानी नान होता है वो भी अच्छा खासा बड़े साइज़ का होता है, लेकिन फिर मेरी टीम ने बताया कि नहीं, ये तो कोई 1 मीटर लंबी ब्रेड है और दिस इज़ अ जायंट साइज़ ब्रेड। हमारी यहाँ माशाल्लाह जो ईद पे दावतें वगैरह होती है ना, उसमें बड़ी अच्छी ये काम आ सकती है। अगर आपके घर नाश्ते पे कोई आ रहा है, वैसे तो हम आपको तलकीन करेंगे कि ज़्यादा लोगों को ना जमा करें, लेकिन कुछ रिश्तेदारों से वी आर बीइंग वेरी रियलिस्टिक, आप मिलते ही हैं, मिलेंगे ही, लेकिन फिर हम आपसे कहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ख्याल रखिएगा। इस दफ़ा ज़रा गले मिलने से इज्तनाब करें, दूर दूर से मिल लें और हाथ ना मिलाएं, और किसी के घर जा रहे हैं तो अपने आप को ज़रा साफ़ सुथरा करके स्टेलाइज करके जाएं ताकि आप वायरस किसी के घर ना लेके जाएं। लेकिन ये आप ब्रेड देखें, इसकी खुशबू जो है ना, ये यहाँ तक हम महसूस कर सकते हैं। तो इस पर अगर मक्खन नहीं लगा रही है मेरा ख्याल है ना, मक्खन लगा के अगर आप इसको खाएं तो मैं कहता हूँ लाजवाब। वैसे नान के ऊपर जो आम होता है ना तंदूरी नान, उसके ऊपर आप मक्खन लगाएं और उसको फ्राई करें और उसके बाद आप उसे सिर्फ चाय के साथ खाएं तो इट टेस्ट्स हेवनली एज वेल। अच्छा जी, ये तो हमने आपको दिखा दिया। हम आपसे इजाज़त लेंगे। आज रुयत हिलाल कमेटी देखें क्या फ़ैसला करती है, लेकिन कभी इम्कानात हैं कि कल पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी। ऑल्दो अ वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट हैपेंड जस्ट अ डे बिफोर ईद, और होपफुली कभी इम्कान है। लेट्स सी क्या होता है, और अगर कल नहीं ईद हुई तो फिर हम कल आपसे दोबारा मुलाकात कर लेंगे, और अगर कल ईद हुई तो आपको अभी से ईद मुबारक इंशाल्लाह। हैव अ सेफ ईद।